गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए आज ना फूल्स डे है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली में कोई ऐसा फूल्स डे पे कोई प्रैंक किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे हमारे यहाँ पे शरारती बच्चे हैं, कितने शरीफ बच्चे हैं। मैंने तो भैया अपने कॉलेज में, स्कूल में, फैमिली में खूब सारे प्रैंक किए हैं। किसी दिन जो थोड़े कम टॉपिक होंगे न्यूज़पेपर में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूं। या फिर आज के लिए आपने कोई ऐसा खास प्लान किया हो अपने दोस्तों को, किसी को ना किसी को प्रैंक करने का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। यूएसए ने अभी फाइनली इंडिया को पूरी तरह से वॉर्न कर दिया है, मतलब उसने इंडिया को चेतावनी दे दी है कि भैया अगर आप ऐसे ही रशिया का साथ देते रहे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों अप्सरा के बारे में। रिपीटेड टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। वाई? बिकॉज ये दोबारा से थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है। क्यों आ गया है इसके बारे में बात करेंगे। फास्टर सिस्टम, ये तो डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन 100% पूछा ही जाने वाला है। और सिर्फ प्रीलिम्स पे ही नहीं, इवन मेंस में भी जब आपसे जुडिशियल रिफॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म में यहाँ से एक बहुत शानदार पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब हम लोग स्पीडी डिलीवरी की बात करते हैं, जब हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उस समय आप इस पॉइंट को डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का ये भी पुराना टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट इसमें लगने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको मैं बताऊंगा कि भैया एक्सटर्नल डेट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इंडिया में एक्सटर्नल जो डेट का स्टेटस वो क्या चल रहा है। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, कोर सेक्टर के बारे में रहेगा। आईआईपी के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। रिपीटेड टॉपिक है, पहले बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए होंगे उनके लिए तो बिल्कुल नया टॉपिक होगा, और जो पुराने होंगे वो पुराने इस टॉपिक को जो है रिवाइज कर लेंगे, लेकिन करना सभी ने है, राइट। डॉल्फिन इन चिलिका लेक, इनकी संख्या थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली कम हो गई है, नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कम देखी जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा चिलिका लेक के बारे में हल्का सा रिपीटेड टॉपिक है, कोई नया खास टॉपिक है नहीं। डैम सेफ्टी बिल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु और केरला के बीच में जो पंगा चलता है, कौन सी किसको लेके, मुल्लार पुरियार डैम को लेके, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप दोस्तों, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, क्योंकि नेपाल के पीएम जो है वो इंडिया में कर रहे हैं विजिट। तो हम बात करेंगे कि इंडिया नेपाल के प्रेजेंट रिलेशन के बारे में और फ्यूचर में हम लोग कैसे रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और पास्ट में भी हमारे रिलेशन थोड़े से ना ऊपर नीचे, अप एंड डाउन चल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है वो है रशियन करेंसी इज़ रिकवरिंग। देखिए शुरू में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे तो उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे रशिया की करेंसी ने इंप्रूव करना शुरू कर दिया है। क्यों किया है ऐसा, रशिया ने कौन कौन से मेथड लिए हैं, मैकेनिज्म किया है भैया, जिसकी वजह से रशियन करेंसी इज़ इम्प्रूविंग, तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि देखिए भैया अभी डिस्काउंट हो गया है ख़त्म, लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इस व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस सब टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम टेस्ट होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, सब कुछ हम ये लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इस व्हाट्सएप पे नंबर में करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज बढ़ते हैं आज के न्यूज़ पे, देख लेते हैं हमारे आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे कौन कौन सी न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे देखिए सबसे पहले है यूएस डेप्यूटी एनएसए वॉन्स इंडिया ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। एनएसए का मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है भैया, वो है अजीत डोवाल जी। तो भैया यूएस के डेप्यूटी एनएसए जो है इंडिया में आए, उन्होंने क्या बोला, देखिए उन्होंने कहा कि भैया आप देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया दैट कंडक्ट्स लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन थ्रू रशियन सेंट्रल बैंक और द कंस्ट्रक्ट द पेमेंट मैकेनिज्म। देखिए कितनी बढ़िया लैंग्वेज इन्होंने यहाँ पे की है, मेंशन किया हुआ है। इसीलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज भी हमारी कमांड हो जाती है। देखिए इन्होंने कहा कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ऐसी कोई भी कंट्री जो उन सैंक्शंस को बाईपास करती है रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए,
उसका कंसिक्वेंस उन कंट्रीज़ को भुगतना पड़ेगा। मतलब इन्होंने इशारों में इंडिया को ऐसा बोल दिया है कि आप अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म का यूज़ मत करिए। अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है दोस्तों रुपी और रूबल की ट्रांजैक्शंस। देखिए, अगर हम लोगों को अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करनी पड़ती है तो वो ट्रेड होती है किस में, डॉलर में होती है, इंटरनेशनल करेंसी में होती है। फ्रैंक हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, लेकिन रूबल के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो बहुत ही माइन्यूट करते हैं, उसका कोई ज़्यादा कंसिक्वेंस होता नहीं है। लेकिन क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं तो यूएसए ने बोला है ऐसी कोई भी कंट्री जो डॉलर की ट्रेड को बाईपास करके रूबल में ट्रेड करेगा उसको कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। ये तो हो गए ट्रेड वाले मामले में। दूसरे वाले मामले में इन्होंने हमें चाइना के बारे में भी यहाँ पे वार्न किया है। इन्होंने कहा है कि देखो या रशिया और चाइना के रिलेशनशिप में रशिया जो है वो एक जूनियर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर नहीं है। अगर कल को सोचो, अगर कल को फ्यूचर में अगर इंडिया और चाइना का पंगा होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो इंडिया को ये नहीं समझना चाहिए कि रशिया उसकी हेल्प करने के लिए आएगा। और एग्री दिस पॉइंट, क्योंकि आज के समय में रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर नहीं है। अगर इंडिया और चाइना का पंगा हो जाता है तो रशिया चाइना की हेल्प करेगा, इंडिया की हेल्प नहीं करेगा। अगर इंडिया ऐसा सोच रहा है कि भैया रशिया इंडिया की सपोर्ट करेगा तो इंडिया का वहम है, उसको ये वहम अपने मन से निकाल देना चाहिए। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है, जिसकी कुछ ना कुछ सच्चाई मुझे भी लगती है, आपको भी लगता होगा, क्योंकि रशिया इस समय लगभग पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है। सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेड की सपोर्ट के लिए भी हो गया है। इंडिया के साथ उसका कोई खास ट्रेड तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत डिफेंस का हम लोग ट्रेड करते हैं, वो ज़्यादा कंसिक्वेंशियल है नहीं, राइट। तो ये थोड़ा सा मुझे इस बात में दम लगता है, इसीलिए इंडिया को थोड़ा अपने कदम को फूंक के यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। बाकी आगे देख लेते हैं। अंडर एरिया अंडर आफ्सपा रिजीम रिड्यूस्ड, शाह अमित शाह की बात ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, डिस्टर्ब्ड एरिया वाले कॉन्सेप्ट होता है ना, डिस्टर्ब्ड एरिया। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है, और एक बार अगर उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देता है तो वहाँ पे अपसपा का रूल लग जाता है। तो इस समय आसाम, मणिपुर और नागालैंड के अपसपा की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन स्टेट्स के अंदर अपसपा के एरिया को हम लोगों ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था, दिसंबर 26 में एक कमेटी बिठाई गई थी। क्यों बिठाई गई थी? क्योंकि नागालैंड के अंदर क्या अपसपा को विड्रॉ किया जाए कि नहीं किया जाए उसके बारे में था। नागालैंड में ऐसा क्या हो गया था, नागालैंड में 13 सिविलियन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, जिसके बाद इस कमेटी को बिठाया गया था। और इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा कि भैया कुछ जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे आप लोग उसको रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन अभी इंडिया उस पोजीशन में नहीं है कि अपसपा को पूरी तरह से हटाया जाए। अपसपा के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वैसे अपसपा के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भी डाल दी है, इस स्लाइड से भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। पुरानी स्लाइड है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो मेंशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि सबसे पहली बार अपसपा को कहाँ लगाया गया था, 1958 में नागा हिल्स के अंदर लगाया गया था। उसके बाद आसाम में लगाया गया, क्योंकि आसाम में भी इंसर्जेंसी वगैरह बढ़ गई थी, है ना। वहाँ पे भी कई सारे ग्रुप थे आसाम के अंदर जो सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे, वो सब चीज़ें हो रही थी, तो फिर उसके बाद वहाँ पे लगाया गया। अपसपा के अंदर होता क्या है, अपसपा के अंदर जो हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, सीएपीएफ वगैरह, बीएसएफ, वो सब, उनको स्पेशल पावर दी गई है, अनब्रिंडल्ड पावर। अनब्रिंडल्ड पावर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो उनको पावर दी गई है। उस पावर का यूज करके दे कैन किल एनीवन एक्टिंग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। अगर कोई कानून को तोड़ रहा है तो उसको डायरेक्ट जो है शूट करने के ऑर्डर उनको होते हैं। उसके अलावा आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, एनी प्रीमाइसिस विदाउट द वारंट, बिना वारंट के भी आप किसी के घर में जाके कहीं पे भी उनको सर्च कर सकते हो, उनको अरेस्ट कर सकते हो, और आपको प्रोसिक्यूशन का डर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई केस भी नहीं डाल सकता। तो पूरी तरह से उनको ये प्रोटेक्शन होती है। ये प्रोटेक्शन दी गई है बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ करती थी उस समय जब इसको लगाया गया था। हालांकि आज सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है, मुझे इसे, मैं पर्सनली इसको कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3 वीक्स तक, आप सबको पता है कि मैं कहाँ पे था, कोहिमा के अंदर था, नागालैंड में मैंने पूरा विजिट किया। इतना ख़राब सिचुएशन मुझे वहाँ पर लगा नहीं जितना मतलब बोला जाता है। कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं डेफिनेटली हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंटली सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वहाँ से अपसपा को हटाते हो तो दोबारा से इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, ऐसा भी सरकार को डर है,
खैर वो एक बात अलग है, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ पे और मेंशन मैं खास करना चाहूँगा, वो ये है कि देखो, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो डिक्लेयर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आसाम के अंदर और मणिपुर के अंदर जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली आपसे वो प्रीलिम्स में पूछेगा, वो बोलेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अफसपा, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली वो आपको यहाँ पे देगा। ध्यान रखना है, आसाम और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी चीज़ अगर आपको पता होगी तो प्रीलिम्स का आपका डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन हैंडल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन तमिलनाडु वेनियार कोटा। देखिए छोटा सा न्यूज़ है, आपको वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए वेनियार एक कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर मैं पहले ही आपको बता दूं कि तमिलनाडु में इस समय जो है 69% कोटा दिया जाता है। वैसे तो जो अपर लिमिट है कोटा की वो कितनी है 50%, लेकिन तमिलनाडु में दिया जाता है 69%। और ये दिया जाता है दोस्तों 9th शेड्यूल के अंडर। 9th शेड्यूल के अंदर जो है, आज तो नहीं है लेकिन उस समय जब 9th शेड्यूल था इंडिया में, उस समय जो है 9th शेड्यूल के अंदर जो भी कानून होते थे उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो मतलब उस मोटे मोटी डिस्कशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन इतना आपको मैं बताता चलूँ कि तमिलनाडु के अंदर इस समय 69% का कोटा दिया जाता है। उस 69% के कोटे में जो है थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए ये आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, उस 69% के कोटे में से वो कैसे डिवाइड किया गया है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को दिया गया है 30%, MBC यानी कि जो वहाँ पे बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दिया गया है 20%, शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया है 18% और शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया गया है 1%। तो इस तरह से वो 69% कोटा यहाँ पे हो जाता है। इसके अंदर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो इस समय तमिलनाडु के अंदर जो वेलियार कमेटी है, इस MBC में से 10% उनको देने की बात हुई थी। मतलब कोटा विद इन कोटा ओवरऑल 69% रहेगा, लेकिन MBC का जो कोटा है ऑलरेडी वहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें से 10% वेनियार कम्युनिटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है। पहले ही आप 1994 एक्ट के अंदर 69% कोटा दे रहे हो, ऊपर से आप एक खास कम्युनिटी को जो है और 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो बाकियों का क्या भैया? बाकियों के लिए क्या सिर्फ 10% बचेगा? एक कम्युनिटी के लिए 10% बचेगा? ये नहीं हो सकता। आप एक कम्युनिटी को इग्नोर करके बाकी किसी खास कम्युनिटी को प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी चक्कर में जो है उन्होंने तमिलनाडु के इस पूरे फैसले को, इस कानून को क्या बोल दिया, उनको बोला कि भैया ये बिल्कुल पूरी तरह से रद्द है, हम इसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इक्वालिटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, है ना, तो जो वहाँ पे मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी जिसको 20% कोटा था, उसमें से आप 10% कोटा वेनियाकुला कम्युनिटी को नहीं दे सकते, ऐसा बस उन्होंने यहाँ पे कहा है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि भैया हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन को लेके है, रिजर्वेशन वो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर में दिया जाता है? बी वेरी स्पेसिफिक। ऐसा मत बोल देना कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। बी वेरी स्पेसिफिक। आर्टिकल 15 में है तो कौन सा है? 1 2 3 4 5। आर्टिकल 16 में है तो कौन सा है? 1 2 3 4 5। बी मोर स्पेसिफिक, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे हो गया। अगला जो फ्रंट पेज पे दिया गया है दोस्तों वो है अलाउ अस टू सेंड एसेंशियल साइड ड्रग्स टू श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोग इंडिया में जो है श्रीलंका से आ रहे हैं, तो श्रीलंकन तमिल्स वो इंडिया में आ रहे हैं। तो अभी जो स्टालिन है वहाँ के तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो। तो इन्होंने कई सारी डिमांड यहाँ पे रखी हैं, लेकिन उन डिमांड में एक डिमांड ये भी है कि जो श्रीलंका में जो है वो तमिलनाडु से श्रीलंका के लोगों को कुछ हेल्प भेजी जाए, है ना, चाहे वो दवाइयाँ वगैरह हों, चाहे वो फूड हो, है ना, खास चीज़ें भेजी जाए, क्योंकि इस समय श्रीलंका की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। बहुत बुरी हालत से श्रीलंका इस समय गुजर रहा है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू कंटिन्यू टू सीजल। देखिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस समय मैं ये जो क्लास कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ दोस्तों ऋषिकेश से। मैं ऋषिकेश में मार्च के महीने में बहुत बार आता हूँ, लेकिन इस बार ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मार्च के महीने में भी।
और सिर्फ हम लोग ऋषिकेश में ही नहीं, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह भैया टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सभी लोग परेशान हैं कि इस बार जो है समय से पहले ही गर्मी आ गई है। तो इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है हीट वेव्स। यहाँ पे बस मैं आपको एक क्राइटेरिया बताना चाहूँगा जो कि आईएमडी उसको फॉलो करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट वेव्स क्या होता है, उसको हीट वेव कहा जाता है इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर इन द प्लेन्स। देखिए, प्लेन एरिया के अंदर 40+ डिग्री या उससे ज़्यादा, और हिली एरिया के अंदर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा। इसका मतलब ऋषिकेश के अंदर भी हीट वेव चल रही है, दिल्ली के अंदर भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। एक तो ये क्राइटेरिया आपको अपने ज्योग्राफी के पॉइंट से पता होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, when the maximum temperature is 4.5 to 6 डिग्री above average, IMD declares it's a heat wave। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज से 4.5 से लेकर 6 डिग्री के बीच में हो जाता है या इससे ज़्यादा, तो उसको IMD जो है वो डिक्लेयर कर देती है हीट वेव। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। चलिए, हीट वेव की एक और कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है सीवियर हीट वेव, मतलब जो भयंकर वाली हीट वेव होती है। इसमें क्या होता है, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर एवरेज टेम्परेचर से 6.4 डिग्री ज़्यादा है, 6.4 डिग्री, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6.4 डिग्री, उसे कहा जाता है सीवियर हीट वेव। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बस इस क्राइटेरिया के लिए आपको इस आर्टिकल की ज़रूरत है। पहला क्राइटेरिया ये है कि 40 डिग्री प्लेन में और 30 डिग्री हिली एरियाज़ पे, 4.5 to 6 डिग्री अबव मैक्सिमम, अबव एवरेज, उसको बोला जाता है हीट वेव। अगर वो 6.4 डिग्री से ज़्यादा है अबव एवरेज, तो उसे कहा जाता है सीवियर हीट वेव। ये दो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। और इस बार इतने सीवियर हीट वेव का कारण क्या है, इसका कारण है नो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो कैस्पियन सी से, जो मेडिटेरेनियन ओशन से जो ठंडी हवाएं आती थी, थोड़ी बहुत बारिश होती थी, इस बार वो नहीं हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफ़ी कम जो है इस बार इंडिया में कूलिंग हुई है। तो मोस्टली इंडिया में जो है वो पाकिस्तान से जो है वो गर्म हवाएं चल रही हैं, ये इसका कारण है। तो अच्छा आर्टिकल है, छोटा है लेकिन खास है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट गोज फास्टर ऑन द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर्स। देखिए, पिछले साल की ये न्यूज़ है दोस्तों। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कुछ लोगों की बेल प्ली थी, बेल, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था और वो आगरा की जेल में बंद थे। दिल्ली ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आगरा के अंदर जो ये क्रिमिनल्स थे, मतलब इनको बेल दे दी गई, आप इनको छोड़ दीजिए। ये ऑर्डर दिया गया था सैटरडे को, लेकिन वो ऑर्डर दिया गया सैटरडे को, लेकिन उनको छोड़ा गया मंगलवार को। 3 दिन के बाद उनको छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? जब आगरा वालों से पूछा कि भैया आपने 3 दिन का समय क्यों लिया, ये तो वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट का, पर्सनल लिबर्टी का। उन्होंने कहा कि हम लोग ने इसलिए छोड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास लेटर ही नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आया। क्योंकि दिल्ली से आगरा चिट्ठी जाने में 3 दिन लग गए और 3 दिन तक वो लोग जेल में ही बंद रहे। तो ये सिस्टम इंडिया में बहुत पुराना है। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से चिट्ठी जाती है जेल के पास, मतलब जेलर के पास, फिर उनको छोड़ा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये लास्ट समय ऐसा आगरा में हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कब तक हम लोग ये कबूतरबाजी खेलते रहेंगे, कबूतर से चिट्ठियाँ भेजते रहेंगे। तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जब हम लोग यहाँ से ऑर्डर पास करें, वो तुरंत के तुरंत जो है वो जेल में चला जाए। उस सिस्टम को दोस्तों बोला गया है फास्टर सिस्टम। फास्टर सिस्टम के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तुरंत के तुरंत विद इन सेकेंड उस ऑर्डर को जेल अथॉरिटीज़ को भेज सकता है। फास्टर की फुल फॉर्म होती है फास्ट एंड द सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने इसको लॉन्च किया है। बस ये आपको पता होना चाहिए, इसमें और कुछ खास नहीं है। फास्टर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फास्टर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और किसने इसको लॉन्च किया है, इसके थोड़ा सा पीछे का कारण आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अंग्रेजों के ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही थी, धीरे धीरे हम उसको चेंज करने का बेसिकली यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। रिव्यू IAS एस्पिरेंट्स प्ली इन द 2 वीक्स, वही जो मामला चल रहा है कोविड को लेके।
है ना। कुछ बच्चों को कोविड हो गया था जिसकी वजह से मेंस लिख नहीं पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है, गवर्नमेंट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसके बाद दोबारा से विचार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बस ये आर्टिकल था और इसमें कुछ खास है नहीं। एक्सटर्नल डेट रोज टू 15.5 बिलियन टू 600 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर। तो भैया हमारा एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि डेट का मतलब होता है ऋण, जो हम लोग बोरो करते हैं। मतलब हम जब लोग आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं उसको बोला जाता है एक्सटर्नल डेट। और बोरो क्यों करते हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए बोरो करते हैं। हाँ, क्यों बोरो करते हैं? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल दोस्तों जो लोन होता है ना, जो डेट होता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इवन जब हम लोग एक्सटर्नली बोरो करते हैं तो उसको यूजुअली डॉलर में बोरो करते हैं, तो इससे इंडिया का जो फॉरेक्स है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास डॉलर आता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ गया है थोड़ा सा, ठीक है, जो कि इस समय हो गया है 614 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपके इकोनॉमी वाले आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें आती हैं जब हम लोग जैसे आईएमएफ से पैसा उठाते हैं, वो भी एक्सटर्नल डेट के अंदर आता है। जो खास जो चीज़ें है वो यहाँ पे ये है एनआरआई डिपॉजिट्स। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं जो इंडिया के बैंकों में वो पैसा जमा करते हैं, वो भी एक्सटर्नल डेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हम लोग कमर्शियल बोरोविंग करते हैं, फॉरेन बैंकों से बोरोविंग करते हैं, वो भी हमारा एक्सटर्नल डेट होता है। दोस्तों एक्सटर्नल डेट हमेशा सरकारी नहीं होता, एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल डेट जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है। खुशी की बात यह है कि इस समय इंडिया में जो ज़्यादातर एक्सटर्नल डेट है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट है, और प्राइवेट अपने आप से चुकाएंगे, वो गवर्नमेंट की सिरदर्दी नहीं होती है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो एनआरआई डिपॉजिट है वो भी हमारा एक्सटर्नल डेट के अंडर में ही आता है। एक्सटर्नल डेट की एक और ख़ास बात यह होती है, जिस करेंसी में आप बोरो करते हो उसी करेंसी में आप रीपे भी करते हो। अगर आपने यूरो के अंदर किया है यूरो में दोगे, फ्रैंक के अंदर दिया है फ्रैंक में दोगे, जापानीज़ में दिया है तो जापानीज येन में दोगे। जैसा भी जिस करेंसी में बोरो करते हैं उसी में रीपे करते हैं। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कोर सेक्टर के बारे में। इंडिया का जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो 5.8% इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि इसमें से कई सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इम्प्रूव यहाँ पे नहीं हुए हैं, ठीक है, वो अभी भी उसी पुरानी हालत में ही हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो क्रूड ऑयल है, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं और फर्टिलाइज़र हैं वो अभी भी प्री पेंडेमिक के लेवल से भी नीचे हैं। मतलब जब 2020 में पेंडेमिक लगा था उससे भी नीचे गए हुए हैं। हालांकि कुछ में इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, जैसे सीमेंट में जो है 5% का इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है, फर्टिलाइजर में थोड़ा सा इंप्रूव हो, तो कब बहुत कम इंप्रूव है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 4% बढ़ी है, नेचुरल गैस जो है थोड़ा बढ़ा है, कोल का आउटपुट भी 12.5% बढ़ा है। तो ये बेसिकली कोर सेक्टर होता है। कोर सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, बैकबोन। ये जो दोस्तों कोर सेक्टर होते हैं ये जो है 40% हमारी कंट्री का पूरा जीडीपी जो है कवर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। और कोर सेक्टर की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसे कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। पहले इसका जो बेस ईयर है वो 2004-2005 हुआ करता था, लेकिन आज इसका बेस ईयर जो है हम लोगों ने 2011-2012 कर दिया है। इंडिया में 8 जो कोर इंडस्ट्री है उसकी लिस्ट आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उनके वेटेज के हिसाब से आप उसको याद कर सकते हो। बाकी रिपीटेड टॉपिक है और कुछ खास इसमें करने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीप इन चिलिका लेक्स डॉल्फिन पॉपुलेशन। डॉल्फिन की पॉपुलेशन कम हो गई है चिलिका लेक के अंदर। देखिए चिलिका लेक के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक 1981 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये एशिया की जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। और ये कोस्टल एरिया में है तो इसलिए यहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है इंडिया के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट, वो कौन सी है, और इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट लेक कौन सी है? सोल्ट लेक, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक और इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट लेक, ये थोड़ा आपको मुझे बताओगे। बाकी चिलिका लेक के बारे में यही था, लेकिन यहाँ पे जो मैं खास चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
डॉल्फिन की दोस्तों 6 वैरायटीज़ मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी होती हैं? इरावड़ी, बॉटल नोज, हम्पबैक, स्ट्राइप्ड फिनेस एंड स्पिनर डॉल्फिन्स। ठीक है, ये 6 कैटेगरी मिलती हैं। उड़ीसा के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी मिलती है वो मिलती है इरावड़ी। इरावड़ी क्या है ना, वो म्यांमार के अंदर लार्जेस्ट रिवर होती है इरावड़ी। वहाँ से वो जो है घूम फिर के जो है वो चिल्का की तरफ आ जाती हैं। तो इरावड़ी डॉल्फिन की कैटेगरी यहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। उसकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई है, वो एक जो है अलग मुद्दा रहेगा। ठीक है, 400-500 के लगभग रह गई है। तो पोल्यूशन की वजह से समझ लीजिए ना, बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पे हो रहा है, वो भी एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत चिलिका के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, कुछ और इसमें कुछ खास था नहीं, पर थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना था। डैम सिक्योरिटी एक्ट कैन एंड डिस्प्यूट्स। देखिए सरकार ने जो है पिछले साल एक डैम सेफ्टी बिल हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस डैम सेफ्टी बिल के अंदर कई ऐसे प्रोविज़न थे जिसकी वजह से जो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं, वाटर डिस्प्यूट, उसको पूरी तरह से सोल्व किया जा सकता है। और इस समय इंडिया में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है वाटर को लेके, वो दोस्तों चल रहा है केरला के बीच में और तमिलनाडु के बीच में। किसको लेके? मुल्लार पेरियार डैम को लेके। मुल्लार पेरियार डैम का जो है डायग्राम, ये फोटो आपको ऊपर दिया गया हुआ है, तो ये पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुल्लार पेरियार डैम दोस्तों केरला की टेरिटरी के अंडर में बना हुआ है, लेकिन उसको तमिलनाडु मैनेज करता है। क्योंकि 1886 1885 में जब वहाँ उनके बीच में डील हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश, केरला और तमिलनाडु की सरकार के बीच में डील हुआ था। और उस डील की तहत जो है 999 ईयर्स के लिए उसकी मैनेजमेंट तमिलनाडु को दे दी गई थी। लेकिन वो डैम बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठते रहते हैं। तो सरकार ने जो है डैम सेफ्टी बिल पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कई सारे ऐसे प्रोविज़न थे कि उसको मैनेज करना, सेफ्टी को देखना, उसको ऑपरेट करना, वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डैम सेफ्टी बिल जो है उसको अप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सारे के सारे डिस्प्यूट दूर हो सकते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा सर डैम सेफ्टी बिल के अंदर ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो सकती हैं? डैम सेफ्टी बिल के अंदर क्या खास बातें थी, उसके लिए मैंने आपको एक अलग से स्लाइड बना के दिया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे खास बात है इसकी वो ये है, 2 नई नेशनल बॉडीज़ बनाई जाएंगी, नेशनल कमेटी ऑन द डैम सेफ्टी और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होंगे, ठीक है, चाहे वो सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हो, ये सारी की सारी चीज़ें इन 2 बॉडीज़ के द्वारा की जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 2 बॉडी हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करेंगी, तो क्यों ना हम लोग मुल्लार पेरियार वाले डैम के इशू को इस बॉडी को दे दिया जाए। ऐसा ऐसा कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, और स्टेट में भी 2 बॉडी बनाई जाएंगी, वही स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, यही थोड़ा सा था। बाकी एन अपॉर्चुनिटी टू रेपलेशन इंडिया नेपाल टाइज, भैया इंडिया, और क्योंकि इंडिया के जो नेपाल के जो पीएम है वो इंडिया में कर रहे हैं विजिट, तो उसी के बारे में ये है। तो थोड़ा सा इंडिया नेपाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि पुराना टॉपिक है, इंडिया नेपाल के बारे में ऐसा कुछ है नहीं जो हमें पता नहीं है, फिर भी टाइम टू टाइम रिलेशन जो है थोड़ा इनके अंदर जोश, गर्माहट और थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, उसके बारे में ही है। देखिए, नेपाली पीएम विजिट्स इंडिया। लास्ट टाइम उनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ओली, वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया था। और ओली जो है बहुत ही, मैं तो कहूँ चाइना के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तो ओली के समय में इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और ये जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ओली ने भैया बीज बोए थे ना, वो बीज अभी नेपाल के अंदर जो है वो प्लांट बन गया है। और वो बीज क्या था? वो बीज था एंटी इंडिया रेटोरिक। एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट हैं नेपाल के अंदर, वो इस मिस्टर ओली ने बो दिए थे। आज के समय में अगर आप नेपाल में जाके देखोगे, वहाँ का सोशल मीडिया या वहाँ की सिविल सोसाइटी, मोस्टली लोग जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में ही बात करते हैं। उनका कहना है कि इंडिया फालतू में नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर दखलंदाजी करता है, इंटरफेरेंस करता है, उसके अलावा नेपाल को ब्लैकमेल भी करता है, ऐसा उनका कहना है, या फिर ऐसा नैरेटिव दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लो चले गए थे हमारे रिलेशन कई रीज़न की वजह से। क्योंकि देखिए, एक तो ये हुआ कि नेपाल के बैंकों में 7 करोड़ रुपए वो इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी। जब हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन किया तो उन नोट को हम लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पुराने नोट एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर रहे थे। उस समय हमारे रिलेशन थोड़े से बिगड़ने स्टार्ट हुए थे। उसके बाद आपको ये पता है कि कुछ साल पहले 1990s में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था नेपाल में। वो इंडियन प्लेन था, है ना, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा। तब से लेके अभी तक अगर नेपाल से अगर आप
कोई भी प्लेन अगर बोर्ड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तीसरी बात, 2015 में जो ब्लॉकेड हुआ था साउथ नेपाल के अंदर, जिसमें हम लोग जो है मधेसी वाला जो इशू हुआ था सबको पता होगा, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वहाँ पे मधेसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था। उस समय कई सौ ट्रकों को बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया था और नेपाल के अंदर सामान की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी उस ब्लॉकेड की वजह से। तब से जो है इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर इशू आया काला पानी वाला इशू, है ना, बॉर्डर इशू, वो भी आया। तो इन कुछ कारणों की वजह से इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी बनता है दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स एंगल कैसे बनता है, देखिए, थोड़े समय पहले ही यूएसए ने नेपाल के साथ $500 मिलियन की एक डील किया था, जिस डील को कहा गया मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन। ये जो पैसा दिया गया था नेपाल को, वो बहुत ही सस्ते रेट में दिया गया था, बहुत ही सस्ते रेट में, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करने के लिए दिया गया था। लेकिन इस पैसे के अगेंस्ट में नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट को अपोजिशन पार्टीज, जैसे कि मैंने बोला, ओली जी ने, उन्होंने सपोर्ट किया, और चाइना ने भी इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया अगेंस्ट यूएसए। और ये जो ग्रांट दिया गया था यूएसए के द्वारा, इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो इंडिया के अगेंस्ट में भी हो रहे थे। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस समय जो नेपाल और ने जो है रशिया के फेवर में वोट किया है, वो एक अलग मुद्दा है ही। तो इन सारी की सारी वजह से जो है चाइना, इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो एक जियोपॉलिटिक्स हो रही है। इतने सारे प्लेयर इस समय नेपाल के अंदर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे इंडिया कैसे अपना रास्ता निकालेगा वो एक बड़ी बात है। तो ये जो नई बातचीत होगी, वहाँ के पीएम इंडिया में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग नेपाल से जो है सस्ती बिजली खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में एक नया हाइड्रो पावर प्लांट बनाना, है ना, बहुत महंगा पड़ता है और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। लेकिन नेपाल में आप डैम बना सकते हो, वहाँ पे जो डैम ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ से बिजली खरीद सकते हैं। इससे इंडिया को सस्ती बिजली तो मिलेगी ही मिलेगी, नेपाल को इससे पैसा भी मिलेगा। तो दोनों के रिलेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूपीआई का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, है ना, भीम ऐप वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नेपाल के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में ट्रेड और ज़्यादा फास्ट होगा। समय चेंज हो रहा है ना, तो समय चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होनी चाहिए। एक यहाँ पे जो है नया इनिशिएटिव हम लोग ले सकते हैं। तीसरी बात, इंडिया से हम लोग इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं नेपाल के अंदर, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की। क्योंकि देखिए नेपाल में ना बहुत ही कार्टल चलते हैं। नेपाल के छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्री है, उन लोगों ने कार्टल बनाया हुआ है। वो लोग इंडिया से इन्वेस्टमेंट को होने ही नहीं देते नेपाल में। तो अब भैया जो नेपाल के पीएम इंडिया में आ रहे हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके हम लोग बोल सकते हैं कि भैया कार्टल वाटर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वहाँ का जो चलता है, तो इंडिया को थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट का मौका तो दीजिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों, वो आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, राइज ऑफ द रूबल अमिड द यूक्रेन इन्वेजन। देखिए क्या कहता है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, चाहे वो स्विफ्ट हो। स्विफ्ट में क्या होता है, बहुत सारे बैंक का इंटरनेशनल आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ से यूएसए के कुछ बैंकों को रोक दिया गया था। दूसरी बात, जो रशिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको भी फ्रीज कर दिया गया बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। और उसके अलावा कई सारी ऐसी फ्रांस और ब्रिटेन की ऐसी बड़ी बड़ी तेल कंपनियां थी जो रशिया के अंदर काम कर रही थी, वो भी रशिया को छोड़ के चली गई, जो अलग अलग रूप से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका ये नतीजा ये हुआ कि जो रूबल है, रशिया की जो करेंसी है, वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर गई शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब यूक्रेन के ऊपर अटैक करने से पहले एक जो डॉलर है वो 84 रूबल्स के बराबर हुआ करता था। जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो एक डॉलर जो है वो 130 रूबल के बराबर हो गया, मतलब उसकी करेंसी इतनी ज़्यादा गिर गई थी। लेकिन आज के समय में एक डॉलर जो है वो 83 रुपीज़ के बराबर में है। इसका मतलब वॉर होने से पहले जो वैल्यू थी, अब रशिया की करेंसी की वैल्यू उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आर गेटिंग दिस में? तो सैंक्शंस जिस पर्पज़ के लिए लगाए थे वो पर्पज़ पूरी तरह से डिफीट हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों रशिया की करेंसी ने रिकवर किया? कुछ पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर।
पहली बात तो ये बताया कि जो कैपिटल कंट्रोल है, कैपिटल कंट्रोल का मतलब ये दोस्तों ये होता है कि अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे ज़मीन परचेज करता है, उसकी स्टॉक मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसे जो है कैपिटल कहा जाता है। तो जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़, ब्रिटेन, अमेरिका, इनके लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, रशिया ने उस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप उस इन्वेस्टमेंट को बाहर नहीं लेके जा सकते। अभी तक रशिया में आउटफ्लो कैपिटल नहीं हो रहा है, बेसिकली उसको वो रोक रहे हैं। दूसरी बात, रशिया के अंदर जो भी एनर्जी कंपनीज थी जो तेल को एक्सपोर्ट करती थी, उनके पास बहुत सारा डॉलर था, उनके पास बहुत सारा डॉलर था। रशिया ने उन प्राइवेट कंपनीज के डॉलर को यूज़ किया रूबल को परचेज करने के लिए, और जब उन्होंने रूबल को परचेज करना शुरू किया तो रूबल की करेंसी इन जो है वो स्ट्रोंग हो गई, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई ना। देखो दोस्तों, सारा खेल डिमांड और सप्लाई का ही तो होता ही है। पहले रूबल की डिमांड कम थी तो रूबल की वैल्यू गिर रही थी, अब रूबल की डिमांड बढ़ रही है तो रूबल स्ट्रांग हो रहा है। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। दूसरी बात ये हुई कि जो ब्रोकर्स थे, अब देखो मान लो किसी आदमी को ब्रिटेन से अगर रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, पहले वो ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है ना, ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो रशिया के अंदर जो भी ब्रोकर थे, रशिया की गवर्नमेंट ने उनको साफ साफ जो है संदेश दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि आप किसी भी आदमी की डील को फाइनलाइज नहीं करोगे, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एसेट थे रशिया के अंदर, वो अभी भी रशिया के अंदर ही बने हुए हैं। तीसरी बात, रशिया ने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ किया। इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफ हो गया है, तो ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तीसरी बात, ऐसा साथ के साथ रशिया ने और यूक्रेन ने थोड़ा बहुत बातचीत करना भी शुरू किया है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल भी मार्केट में आया है कि शायद ये सिचुएशन जल्दी ही ओवर हो जाएगी। एक उसकी वजह से भी यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, तो रूबल बेसिकली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुआ है। तीसरी बात, नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे जो इसके अंदर मेंशन नहीं की गई है वो ये है कि रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को साफ साफ बोल दिया है, भैया अगर आप रशियन ऑयल ख़रीदना चाहते हो तो आपको रूबल के अंदर पे करना पड़ेगा। और इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हो गई है इसमें पैनिक वाली सिचुएशन हो गई है। दे आर डिमांडिंग डॉलर बिकॉज उनको पे करना पड़ेगा डॉलर के अंदर, राइट। तो इसकी वजह से भी डॉलर के जो है वैल्यू इंक्रीज हो गई है। लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप कैपिटल को ब्लॉक कर देते हो, अगर आप कैपिटल को कंट्री से निकलने से मना कर देते हो, तो फ्यूचर में आपकी कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनको डर रहेगा कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। उनको डर रहेगा कि लड़ाई के समय में आप उनकी इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हो, तो भैया वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फ्यूचर में जो है रशिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने कैपिटल को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, रशिया का रूबल आज इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में तेल जो है वो महंगा हो रहा है। अगर वो तेल सस्ता हो गया फ्यूचर में, अगर वो मिडिल ईस्ट कंट्री ने ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, तो ये लेवरेज रशिया को नहीं मिलेगा, उसकी करेंसी दोबारा से डाउन जाने वाली है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि फ़िलहाल रशिया के अंदर जो पैनिक हो रहा था करेंसी को के वैल्यू गिरने की वजह से, वो अभी उतना पैनिक नहीं रहने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, तो आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो आपने करना क्या है, आपने बस इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका आंसर करना है, और कमेंट सेक्शन में हम आपको फीडबैक भी देना है कि एनालिसिस आपको कैसा लगता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे इंप्रूव करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो सारी सारी चीज़ें हैं। बाकी जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।